बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। मैट्रिसेस हम स्टार्ट कर चुके थे और हमारे पास 5 एक्सरसाइजेस भी हो चुकी थी। आज हम लास्ट एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आपको बताती चलूँ कि इस एक्सरसाइज में आपने जितना भी इस यूनिट में सीखा उस सभी कुछ यूज़ होने वाला है। और अब आप पहुंच गए हैं जी, एक सिस्टम को सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं आप। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप नज़र दौड़ाइए, एक्स वाई जिधर जिधर यूज़ हुआ है सभी की पावर्स 1 है। कोई और भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है, लेकिन चूँकि कॉमन है अलजबरा में एक्स और वाई, इसलिए बार बार एक्स और वाई यूज़ किया जाता है। अगर इसकी जगह पी क्यू भी दे दिया जाए तो इससे परेशान नहीं होना। बताने का मकसद ये है कि ये हो गई लीनियर इक्वेशंस। अब इनका सिस्टम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं ना कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या है? जिनकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। अब फर्स्ट पार्ट को ही देख लें, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, कॉमा सेपरेट कर रहा है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, इसी तरह से बाकी पार्ट्स में भी। तो लीनियर इक्वेशंस जब एक या दो से ज़्यादा हो जाती हैं, अब फर्स्ट पार्ट में दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो ये एक सिस्टम बन गया। जब इक्वेशंस दो से ज़्यादा दी जाएं तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इक्वेशंस में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को निकालना। ठीक है, इवेल्युएट करना। अब लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को आपने सॉल्व करना है, वैल्यूज़ निकालनी है वेरिएबल्स की, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि आप किसी और तरीके से नहीं बल्कि यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब आपने इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। अगर ये ना लिखा हुआ होता तो फिर आप चाहें तो ग्राफिकल मेथड यूज़ करें, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करें। इसके अलावा आप मैट्रिसेस के ये दोनों मेथड्स इन्वर्जन और क्रैमर्स रूल, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते थे अगर मेंशन ना होता। लेकिन चूंकि अब आपको बाउंड कर दिया गया है कि आपने इन्वर्जन मेथड ही यूज़ करना है, तो आप भले किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करें और बिल्कुल सही उसको सॉल्व करें तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है जी, इस बात को ज़हननशीं कर लें। आपको जो मेथड दिया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इसी मेथड से करना है, तो अब आप बाउंड हो गए हैं। ठीक है, अब आपने उसी से सॉल्व करना है। एनीवेज, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है। इन्वर्जन मेथड क्या होता है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये एक मैट्रिक्स मेथड है जनाब, और इसके सारे स्टेप्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में डिटेल्ड बात करूँगी हर स्टेप पे, हर पार्ट पे, हर पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट्स में ऐसा नहीं होगा, फिर मैं थोड़ी सी बातें स्किप भी करूँगी। इसलिए आपने फ़र्स्ट पार्ट को बहुत गौर से सुनना और समझना है। जिन स्टूडेंट्स को फ़र्स्ट पार्ट समझ में आ गया, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो नेक्स्ट तीनों पार्ट्स कर सकेंगे खुद से। चलिए जी, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर आगे बात करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया है, 2x + 3y = -1 एंड x - y = 2। ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं। सबसे पहले तो इनकी एक तरतीब बनाइए। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखें कि इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे इस तरह से लिखें कि इनकी तरतीब, अगर x वेरिएबल पहले यूज़ हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में भी x ही यूज़ होना चाहिए दूसरी इक्वेशन में, अगर वही वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं तो। ठीक है, मतलब अगर x फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ हो रहा है पहले, तो दूसरी इक्वेशन में भी इसको पहले ही यूज़ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ था -y + x, तो आप खुद से +x - y कर दें। साइंस का चेंज नहीं लाना, तरतीब चेंज करनी है, बात को समझिएगा। इसी तरह से इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी। अब मैंने ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस को रख के इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं रोमन ले लेती हूँ, या कुछ भी A B नाम दे दें, कुछ भी किसी तरीके से भी इनको नाम दे दें। 1 2 मत दीजिएगा, क्योंकि 1 और 2 एज ए डिजिट यूज़ हुए हैं इक्वेशंस में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिएगा जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आपने क्या करना है, इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख के इन इक्वेशंस को कोई नाम दे देना है। सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है,
दूसरी बात ये कि वेरिएबल्स की तरतीब का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से, और मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल्स की तरतीब एक जैसी हो। और दूसरी बात, इक्वेशंस के राइट हैंड साइड पे ही कांस्टेंट नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर वो उसने कहीं लेफ़्ट पे दिए हुए हैं और वो आगे कहीं ना कहीं देगा भी, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने तरतीब बनानी है। बन गई। अब क्या करना है, अब इन इक्वेशंस को मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूंगी। तो आप ज़रा एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, सबसे पहला मैट्रिक्स आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होगा जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहलाएगा। कोफिशिएंट कैसे, कि हर वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो आपने लेना है। सबसे पहले 2 है तो 2 ले लीजिए, y का कोफिशिएंट +3 है तो +3। अच्छा, यहाँ पे साइंस का बहुत ख्याल कीजिएगा। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, ठीक है। साइंस को इग्नोर किसी सूरत नहीं करना। इसी तरीके से इसी के साथ एक मल्टीप्लाई होता हुआ दूसरा कॉलम मैट्रिक्स बनाइएगा जिसका एक ही कॉलम होगा, और जिस तरतीब के साथ वेरिएबल्स दिए हुए, पहले वेरिएबल x दिया हुआ है तो आप ऊपर x लीजिएगा, और दूसरे नंबर पे वेरिएबल y है तो आप अगला वेरिएबल y लीजिएगा। अगर पहले y यूज़ हुआ हो और बाद में x यूज़ हुआ हो तो ये तरतीब बनाएंगे yx, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इक्वालिटी है, आप भी इक्वालिटी बनाइए और फिर से एक कॉलम मैट्रिक्स बना दीजिए, और ये कांस्टेंट नंबर्स होंगे दोनों -1 और 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स बाय लिख देते हैं, डिवाइड बाय गलती से लिख देते हैं, ये भी गलती नहीं करनी, ठीक है। मैट्रिसेस को मैंने डिटेल से बता दिया जी किस तरीके से बनाना है। अब नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स आएंगे इतनी डिटेल से बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मैट्रिसेस की फॉर्म में हमने लिख दिया इक्वेशंस को। अब हमने क्या करना है, अब इन मैट्रिसेस को कोई नाम दे दे। तो नाम देने के लिए आप कहें कि हम खुद से लेट करते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 2 3 1 -1, ठीक हो गया, कॉमा लगाइए। दूसरा मैट्रिक्स कोई बी ले लें जिसका नाम ये कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स का रख दे, बी मैट्रिक्स, ठीक है। और जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसको एक वेरिएबल के नाम पे ही कैपिटल लेटर्स में x का नाम दे दें, कुछ भी दे दें, y दे दें, p q दे दें, या ABC में से कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ कर ले, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया कि मैं सपोज़ करती हूँ कि ये सब नाम है इसके, तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दूँ और इन नामों के अकॉर्डिंगली इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी। नाउ इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, अब ये क्या बन जाएगी, अगर इस इक्वेशन 3 में पहले मैट्रिक्स का नाम a है तो ये बन जाएगा a, दिस इज़ a, और मल्टीप्लाई हो रहा है x y यानी x के साथ। ये a मैट्रिक्स था अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, दिस इज़ x मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। उसके बाद इक्वालिटी है, आप भी इक्वालिटी लगाइए। उसके बाद इस मैट्रिक्स का नाम है b, तो आप भी b लिख लें। अब इक्वेशन नंबर 3 बन गई है ax = b, ठीक है। अब आपको मैंने ये बताया था कि सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब ये है कि इक्वेशंस के अंदर यूज़ होने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। वेरिएबल्स क्या है, x और y। मैट्रिसेस की फॉर्म में देखें यहाँ पे आ रहे हैं x और y, और मेरे पास इस वक्त जो इक्वेशन आई है उसमें ये कैपिटल x के अंदर छुपे हुए हैं ये x और y। तो दूसरे लफ्ज़ों में मुझे ये कैपिटल x, इस इक्वेशन से अगर मैं कैपिटल x निकाल दूँ, एवेलुएट कर लूँ, तो गोया मैंने x निकाल लिया, यानी मैंने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। यही इन्वर्जन मेथड है, ठीक है। आपका इन्वर्जन मेथड स्टार्ट हो गया जब मैंने ax = b लिख लिया, ठीक है। अब करना क्या होगा कि x को आइसोलेट करना है। मैंने कहा x को एवेलुएट करना है, कैपिटल x की बात कर रही हूँ, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि x स्मॉल y की वैल्यू निकालना, ठीक हो गया। ये बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपको याद भी हो जाएं ये स्टेप्स। अब आपने करना क्या है, जिसको इवेल्युएट करना होता है नॉर्मली अलजेब्रा में, जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको आइसोलेट किया जाता है।
आइसोलेट यानी अकेला करना है। एक्स यहाँ अकेला रहना चाहिए, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब इसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे ना लिखा हुआ हो। इस वक्त एक्स तभी अकेला होगा जब ये ए मैट्रिक्स यहाँ से शिफ्ट होके राइट हैंड साइड पे चला जाए। एक्स के साथ ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। नॉर्मली कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2x = 3 लिखा हुआ है और आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। आप क्या करते हैं, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके 2 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो आप आइसोलेट कर लेते हैं x को, जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। इस वक्त भी a मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a मैट्रिक्स को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे a को दोनों साइड्स पे डिवाइड होना चाहिए। लेकिन a क्या है, a एक मैट्रिक्स है और मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, समझा दिया था कि मैट्रिसेस की एडिशन तो मुमकिन है, मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन तो डिफाइंड है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन भी हमने सीख ली, मैट्रिसेस की डिवीज़न कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ना एक मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ डिवीज़न मुमकिन है, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ ना तो डिवाइड हो सकता है, ठीक है, और ना किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर डिवाइड हो सकता है। ये बात हम डिटेल में कर चुके थे, ठीक है। ये दोनों डिविजन्स डिफाइंड नहीं है। तो क्या है कि हमें इसके लिए दूसरा हल निकाला था हमने, कि नंबर्स के केस में मैंने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लिया था। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे चूँकि अब वक्त आ गया आइसोलेट करने का, तो ए दोनों साइड्स पे डिवाइड करने की बजाय, क्योंकि ये बी भी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है ना, बी भी, और ए भी एक मैट्रिक्स होगा, तो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से डिवीज़न तो मुमकिन ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते होते हैं, आपने इन्वर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। टेकिंग ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स, ठीक है। ये हम 1.5 में सीख चुके हैं। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ए इन्वर्स ले लेना है, टेकिंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ए इन्वर्स भी अगर आपने इस ए एक्स की लेफ़्ट पे अप्लाई किया है, तो ज़रूरी बात है कि बी के भी लेफ़्ट साइड पे ही अप्लाई कीजिएगा ए इन्वर्स। दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने इस तरफ ए इन्वर्स इंटू ए लिया है, तो दूसरी तरफ बी के इस तरफ ए इन्वर्स ना ले लेना, क्योंकि आपने अच्छी तरह से सीखा है शुरू की एक्सरसाइजेज में, लेटेस्ट एक्सरसाइजेज में, कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिव नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, होल्ड नहीं करता ये लॉ। अगर आपने यहाँ पे लेफ़्ट लिया, यहाँ पे राइट लेंगे, तो इन दोनों के आंसर्स डिफरेंट हैं, तो फिर आपने इक्वलिटी पे काम नहीं किया है। समझ आ गई आपको, ये इक्वल नहीं होते। इसलिए आपने अगर एक मैट्रिक्स के लेफ़्ट साइड से ए इन्वर्स को अप्लाई करना शुरू किया है, तो दूसरी तरफ दूसरे मैट्रिक्स के भी लेफ़्ट साइड पे ही अप्लाई कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलते हैं जी आगे। अब क्या है कि ए इन्वर्स और ए को आप कंबाइन कर लें और एक्स अपनी जगह पे मौजूद रहे, ठीक है, और दूसरी तरफ इस ब्रैकेट को बग़ैर ब्रैकेट के ए इन्वर्स इंटू बी लिखते हैं, ठीक है जी। अब इतनी बातें कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी करती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है एक्स = बी, और फिर डायरेक्टली ए इन्वर्स अप्लाई कर दिया जाता है। कहाँ अप्लाई करना है, लेफ़्ट पे करना है, राइट पे करना है, ये सब नहीं बताया जाता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट रहने ना पाए। अब आपको पता होगा कि कोई भी वैल्यू जब अपने इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई होती है, मैं अगर वैल्यू की बात करूँ, सपोज़ अगर 2 अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी 1/2 से मल्टीप्लाई होता है, तो एक आइडेंटिटी आंसर आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से जब एक मैट्रिक्स अपने ही इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और एक्स अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक हो गया। अब देखें, एक्स आइसोलेट करने जा रहे थे और ये क्या से क्या बनता जा रहा है। अच्छा, आइडेंटिटी जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं पहले वैल्यू से समझाती हूँ। एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जी 1, ये नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सपोज 5 से, आंसर क्या आता है 5, 1 5 से 5 ना। आइडेंटिटी जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुई तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, वही नंबर आया। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज़ एक्स = ए इन्वर्स इंटू बी। नाउ यू कैन सी दैट एक्स इज़ इन आइसोलेटेड फॉर्म। जिस एक्स को मैं कह रही थी कि मैं आइसोलेट करूँ ताकि मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ, वो आइसोलेट हो गया इन स्टेप्स के बाद। ठीक है जी, इन्वर्जन मेथड के बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स जा रहे हैं।
अब आपने क्या करना है, अब आपने इस x को फाइंड आउट करना है। तो गोया आप एक्स वाई को फाइंड आउट कर लेंगे। इस x को फाइंड तब भी किया जा सकता है जब आपके पास a इन्वर्स और b का प्रोडक्ट आ जाए। b क्या है, b के मैट्रिक्स है -1 और 2। ये मैट्रिक्स पे तो आपको काम नहीं करना, आपको सिर्फ चाहिए a इन्वर्स। ए मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप लें, सीखा हुआ है आपने कैसे फाइंड करना है। ए इन्वर्स जब आ जाएगा बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक इस इक्वेशन को स्टॉप करके एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। 3 तक मैंने नाम दिया हुआ है, बेशक आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें इसको। अब इस इक्वेशन को यहीं स्टॉप कीजिए क्योंकि मुझे अभी फाइंड करने निकल जाना है पहले ए इन्वर्स को। एंड एज वी नो दैट A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A। ठीक है, अब इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले A डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, A मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 2 3 1 -1। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखिए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है सीख चुके हैं आप, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 × -1 माइनस 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 2 × -1 इज -2 and this is -3 1s are 3, -2 -3 is minus plus 3 plus 2 is 5 and sign of greater value, so determinant of A is -5. Now we have to find adjoint of A, that is equal to adjoint of the matrix A, 2 3 1 -1। ठीक है जी, अब एडजॉइंट क्या है, फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज करते हैं, बाकी दोनों की साइंस चेंज कर देते हैं। दिस इज़ द एडजॉइंट। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें और एक्स की वैल्यू निकाल लें। इक्वेशन नंबर 4 implies that, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, x is equal to a inverse into b, and what is a inverse? A inverse is 1 over determinant of a यानी कि -5 into adjoint of a means -1 -3 -1 2। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ये सारा आपके पास है जनाब, ये इसमें वैल्यू पुट की है यानी कि ए इन्वर्स। ठीक है, और ए इन्वर्स के साथ आपको क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 4 में ए इन्वर्स मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स क्या था आपके पास, -1 2। ठीक है, इसके साथ ही -1 और 2। अब कुछ जगहों पे आपको यूँ भी मिलेगा कि पहले से इनवर्स को फाइंड आउट कर लें, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाए, फिर इसको बी मैट्रिक्स के साथ लिखें, तब भी ठीक है। मैंने सारी पुटिंग इकट्ठी कर दी है। नेक्स्ट पार्ट्स में मैं कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से भी सिखा दूंगी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स का पहले फाइनल आंसर निकाल लें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में ठीक होगा। नाउ एक्स इज़ इक्वल टू, अब आप अगर इसको इवेलुएट कर दें तो आपने एक्स को इवेलुएट कर लिया। आप क्या करें, एक रियल नंबर जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो रियल नंबर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 over -5 into -1, 1 over -5 into -3, 1 over -5 into -1 and 1 over -5 into 2। और -1 2 के साथ अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया तो वो एज इट इज़ रहेगा। माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/5, यहाँ पे रहेगा 3/5, दिस इज़ 1/5 एंड दिस इज़ नेगेटिव ऑफ 2/5 क्योंकि यहाँ माइनस साइन कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक हो गया जी, -1 और 2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस ने मल्टीप्लाई होने हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी हम सीख के आ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट रो बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे है ही एक कॉलम, तो इसने एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। 1/5 इंटू -1 प्लस 3/5 इंटू 2। अब आगे कॉलम्स होते तो हम आगे भी मल्टीप्लिकेशंस करते। नेक्स्ट रो की बारी आ गई, 1/5 इंटू -1 प्लस -2/5 इंटू 2। यहीं पे मैट्रिक्स स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा,
दिस इज़ -1/5 प्लस 3 2 ज़ार 6/5. This is -1/5 and plus minus minus 4/5. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे x चलता आ रहा है, ठीक है, कैपिटल x. और आपको याद हो कैपिटल x किसके इक्वल था, मैं यहाँ पे x की भी वैल्यू पुट कर लेती हूँ. कैपिटल x मीन्स मैट्रिक्स xy. ठीक है जी. तो इवेलुएट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको पुट कर देती हूँ. यहाँ पे देखिए जी दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. क्या होता है, एलसीएम लिया जाता है. एलसीएम इज़ 5 एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा -1 + 6. मैं उम्मीद करती हूँ कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को एलसीएम आता होगा. यहाँ पे देखिए ये इस फ्रैक्शन के लिए भी एलसीएम क्या है 5 और न्यूमरेटर में आ जाएगा -1 - 4. सो दिस इज़ -1 - 4/5 एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ बाई नहीं लिखते ना, गलती से, बहुत ख्याल कीजिएगा. दिस इज़ 5/5 एंड माइनस माइनस प्लस 4 एंड 1 इज़ 5 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू बाई 5. अब 5/5 है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यानी कैंसिल कर सकते हैं. 5 1 इज़ 5 5 1 इज़ 5 1 आ जाएगा. यहाँ पे 5 5 कैंसिल होने के बाद -1 रह जाएगा. सॉल्व होने के बाद, रिड्यूस होने के बाद आप यहाँ तक पहुँच गए कि x के सामने बिल्कुल एक वैल्यू आ गई है 1 और y के सामने आ गया है जी -1. अब आप ज़रा कंपेयर कीजिए. दिस इम्प्लाइज्ड दैट x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू -1. चूँकि इक्वेशंस को सॉल्व करना था इसलिए सिस्टम के एंड पे आपको सोल्यूशन सेट लिखना होगा. सो सोल्यूशन सेट इज़, चूँकि ये एक सेट है इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स लाजमी है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, आपको पता होना चाहिए. अब आगे बात x और y को कैसे लिखना है. इसको आपने स्मॉल ब्रैकेट्स की हेल्प से पेयर्स की फॉर्म में लिखना है. लाजमी है कि पहली वैल्यू x की ही हो और लाजमी है कि दूसरे नंबर पे जो वैल्यू लिखें आप y की लिखें. अगर आपने y की पहले लिख ली, x की बाद में लिख ली, तो गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू -1 है और y की 1 है, जो कि सोल्यूशन सेट को गलत साबित कर देगा. यही स्टैंडर्ड है, यही तरीका है, आपने जगह चेंज नहीं करनी. जो पहला वेरिएबल होता है इक्वेशंस में उसको पहले लिखा जाता है, यानी x की यही वैल्यू यही जगह है. जो दूसरे नंबर पे वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है उसकी यही जगह है, यानी कि y की यही जगह है. ये थी जनाब आज की सारी डिस्कशन फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड और आपको मैं जितने पॉइंट्स बता सकती थी मैंने कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं किया. फिर भी अगर आपके माइंड में इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, आप ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट्स को लेके चलेंगे और इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस पर ख़ासी बात कर ली है. नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़.